नमस्कार किसान साथियों, मैं संकल्प शर्मा नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज यहाँ हम बात करने वाले हैं मल्टी लेयर फार्मिंग के पार्ट 3 की। कई किसान साथी इस पार्ट 3 का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे और मैं देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से आज करीब 45 दिन बाद मेरा यहाँ आना हुआ है और आते से ही मैंने सोचा कि ये पार्ट 3 का वीडियो आज ही मैं बनाऊँ और आपके सामने लेके आऊँ। कई किसान साथियों के मन में प्रश्न थे कि इस पूरे स्ट्रक्चर में हमको सिंचाई कैसे करनी है, आंधी तूफान में ये स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा हो सकता है कि नहीं हो सकता, और इस मल्टी लेयर फार्मिंग में कितने बांस लगे हैं या कितना खर्चा आया है, तो उस सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और कई किसान साथियों ने पूछा कि जर्मिनेशन रेट कैसा रहा करेले का या खीरे का या धनिए का, तो उस सारे विषय में हम आज बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि हमने इसकी सोइंग कब की। 20 मार्च 2020 को हमने धनिए की, करेले की और खीरे की हमने सोइंग की थी। सोइंग करने से पहले हमने बीज अमृत से बीज संस्कार किया, उसका ट्रीटमेंट किया। उसका नतीजा ये निकला कि हमारा जो जर्मिनेशन रेट है खीरे का, करेले का, बहुत ही ज़बरदस्त है। जहाँ तक मुझे लग रहा है 95% इसका जर्मिनेशन रेट रहा है। आप देख सकते हैं कि ये खीरा है, अभी तक काफ़ी हेल्दी है। और अब पत्ते भी देखें, बेदाग पत्ते हैं और इन पत्तों में भी कोई रोग नहीं है। ये थोड़ा सा पास लेके आए सुरेंद्र। ये है करेला। करेले में भी आप देखें बिल्कुल बेदाग पत्ते हैं, कोई पत्तों में रोग नहीं है। 20 मार्च को हमने सोइंग किया, जैसे मैंने आपको बताया। 26 मार्च को यानी 6 दिन में खीरे का जर्मिनेशन हुआ। 30 मार्च 2020 यानी 10 दिन बाद करेले का जर्मिनेशन हुआ और करीब 7 से 8 दिन में धनिए का जर्मिनेशन हुआ। ये शुरुआत में धनिया काफ़ी घना था, बट हमने बीच में इस धनिए को निकाल के थोड़ा बहुत बेचा भी है, पर लॉकडाउन की वजह से अभी रेट हमको अच्छा नहीं मिल रहा है। और अभी जितना ये धनिया आप देख रहे हैं, उम्मीद है कि 3-4 दिन के अंदर इस पूरे धनिया को हम निकाल लेंगे, क्योंकि अभी अदरक का जर्मिनेशन टाइम आने वाला है। तो हम चाह रहे हैं कि अदरक के निकलने से पहले ये धनिया हम पूरा जड़ों सहित निकाल सकें। उसका ये फ़ायदा होगा कि जड़ों सहित निकालने से एक जो प्राकृतिक तरीके से एक नड़ाई गुड़ाई होती है मिट्टी की, वो उसमें हो जाएगी और एक हवा का संचार भी मिट्टी के अंदर पहुंच जाएगा। और दूसरी बात सिंचाई की। कई किसान साथी हमसे पूछे कि इसमें सिंचाई कैसे करनी है। देखिए, आप चाहें तो इसमें ड्रिप लगा के सिंचाई कर सकते हैं इन बेड पे। आप चाहें तो इसमें स्प्रिंकलर की सहायता से भी सिंचाई कर सकते हैं। पर मैंने जो तरीका अपनाया है, मैंने फ्लड इरिगेशन किया है इन नालियों के सहारे। अगर आप देखें, थोड़ा सा आप दूर दिखाइए सुरेंद्र, अगर आप देखें कि ये नालियों को हमने आगे, वो ग्रीन नेट आपको जो दिख रहा है, वहाँ ग्रीन नेट पे हमने नालियों को ब्लॉक करके रखा हुआ है। और ये जो पाइपलाइन आपको दिख रही है, इस पाइप की सहायता से हम हर नाली में सिंचाई देते हैं। अगर आप देखें, अभी ये मिट्टी अभी भी गीली है क्योंकि इसमें कल ही पानी दिया हुआ है। तो ये हम पानी इसमें तब तक देते हैं जब तक ये नाली पूरी तरीके से भर ना जाए, क्योंकि हमने वहाँ आगे ब्लॉक करके रखा हुआ है। जैसे ही ये पानी का लेवल यहाँ तक आता है, हम इस पाइपलाइन को थोड़ा आगे बढ़ा देते हैं और दूसरी नाली में हम पानी को शिफ्ट कर देते हैं। तो ऐसे ही हर नाली में हम पानी देते हैं ताकि ये नमी मेंटेन रहे। और शुरू में जब ये जर्मिनेशन नहीं आया था करेले और खीरे का, तो हमने हाथों से थोड़ा थोड़ा पानी एक जगह जगह जहाँ हमने करेला लगाया, जहाँ हमने खीरा लगाया, वहाँ हमने ये पानी डाला हुआ था, ताकि एक वापसा की जो कंडीशन है, मतलब 50% वेपर 50% हवा, वो एक वापसा की जो कंडीशन है वो मेंटेन रहे। इसलिए हम यहाँ शुरू में जब तक जर्मिनेशन नहीं आया था, हमने यहाँ पानी दिया। अब बरसात में ये जो आप देख रहे हैं, ये नाली हम खोल देंगे ताकि यहाँ पानी जमा ना हो, क्योंकि बरसात में इतने पानी की ज़रूरत हमको पड़ेगी नहीं, तो ये पूरी नाली हम खोल देंगे। अब हम बात करते हैं कि खर्चे की हम अगर बात करें तो इसमें एक खर्चा है बांस का, एक खर्चा है तार का, एक खर्चा है ये ग्रीन नेट लगाने का, और अगर आपके पास ये खुद का व्यवस्था नहीं है ये ऊपर शेड डालने की, तो उसका एक खर्चा आएगा। तो ये बांस का जो खर्चा है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपको एक
पर्टिकुलर एरिया में, यानी 1 एकड़ अगर आप कर रहे हैं तो उस एरिया में कितने बांस आपको लगाने हैं। 6 बाई 5 फीट पे बांस लगने हैं तो बड़ी आसान सा कैलकुलेशन है। 1 एकड़ में होता है 43,560 स्क्वायर फीट। उसको आप अगर 30 से भाग देंगे तो आपको जो आपके नंबर ऑफ बांस है वो आपका कैलकुलेशन निकल जाएगा। अब बांस का जो रेट है वो हर एरिया में अलग है। जैसे मेरे यहाँ जो बांस है वो 25 से लेके 35 रुपये का एक बांस हमको मिल जाता है, जिसकी हाइट करीब 10 से लेके 15 फीट रहती है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके एरिया में वो बांस की कीमत क्या है। ये जो नेट है, ये ग्रीन नेट की जो हाइट है वो 7 फीट है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि 7 फीट से कम का हमको ग्रीन नेट नहीं लेना है। 7 फीट से ज़्यादा होगा चलेगा, क्योंकि ये जो हमने यहाँ तार लगाए हैं ये हमने 7 फीट पे लगाए हैं। तो आपको ये जो ध्यान रखना है कि ये कवर करके ही रखना है आपको। इसका जो रेट है हमारे एरिया में हमको ये रेट मिला है करीब 27 रुपये मीटर। तो आपको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि आपके एरिया कितना है, वो मीटर आपको उसका जो पूरा लेंथ और विड्थ, लंबाई और चौड़ाई आपको इस पूरे स्ट्रक्चर की कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और उसके सारे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि आपको इतने मीटर आपको इसमें नेट लगाना है। तार का जो कैलकुलेशन है, आपको करीब 16 गेज के तार आपको इसमें लगाने हैं। और चूँकि ये तार मेरे पास पहले से पड़े थे तो मैं इसका वज़न नहीं कर पाया कि मेरे पास कितना तार था। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसका एक एग्जैक्ट अमाउंट आपको बता सकूँ कि इसमें कितना तार लगेगा। और बाकी इसमें एक खर्चा है लेबर का। लेबर मेरे यहाँ परमानेंट लगी हुई है तो उसका भी एक खर्चा अलग से मैंने नहीं जोड़ा है। पर जहाँ तक मेरा अनुमान है, अगर आप 1 एकड़ में इस स्ट्रक्चर को खड़ा करना चाहते हैं और अगर आपके पास 4 लेबर है तो कम से कम 5 से 6 दिन आपको इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने में लग जाएगा। क्योंकि जो मेन इसमें मुख्य जो एक काम उसमें आपको करना पड़ता है वो है बांस के लिए गड्ढे खोदना। अगर आपने वो काम जल्दी कर लिया तो बाकी स्ट्रक्चर को खड़ा करना इतना मुश्किल नहीं है। और कई किसान साथियों ने पूछा कि सर इसमें आप बताइए कि अगर तेज़ आंधी तूफान में स्ट्रक्चर की मजबूती है या नहीं है, ये ढांचा तेज़ आंधी तूफान में खड़ा रह सकता है कि नहीं रह सकता। और मुझे बड़ी खुशी है ये बताते हुए कि ये स्ट्रक्चर काफ़ी मजबूत है। ये आप देखें बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। कितनी भी तेज़ अभी आंधी तूफान अभी हमारे यहाँ 1-2 दिन पहले थी, बट इतने आंधी तेज़ तूफान में भी ये स्ट्रक्चर पूरी तरीके से मजबूती से खड़ा रहा। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो ऊपर हमने खजूर की टानें रखी हैं, ये तेज़ हवा के कारण थोड़ी सी इधर उधर फिसल जाती हैं, बट उसमें भी ऐसा कोई घबराने वाली बात नहीं है। ये आप चाहें तो जब भी आप चाहें तो इसको थोड़ा सा ऐसे मूव कर सकते हैं, जैसे ये हम जैसे मूव कर रहे हैं। तो अब अगर आप देखें तो अभी थोड़ी आधी धूप भी आ रही है इस स्ट्रक्चर में, आधी छाँव अभी इस स्ट्रक्चर में आ रही है। तो यही हमको चाहिए, 50% धूप 50% छाँव। जहाँ तक अदरक की बात है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अब जैसे ही हम ये पूरा धनिया निकाल देंगे, उम्मीद है कि 15 मई के आसपास अदरक का जर्मिनेशन भी ऊपर हमको देखने मिल जाएगा। तो जो हम आगे का जो वीडियो आपके लिए लेके आएंगे उसमें हम आपको यही बताएंगे कि ये जो खीरा है, करेला है, इसकी ग्रोथ कैसी रही, अदरक का जर्मिनेशन कैसा रहा। और उम्मीद करूँगा कि ये खीरे में भी एक 3G कटिंग होती है। मैं कोशिश करूँगा कि अगर मैंने वो 3G कटिंग मेरे खीरे और करेले में की तो मैं कोशिश करूँगा उसका भी एक वीडियो बनाने की। और किसान साथियों, अगर आपको इस बारे में अभी और भी अगर आपके मन में कोई सवाल हैं, कोई प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिए। मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि एक एक प्रश्नों का मैं जवाब दूँ। जैसा कि आपने देखा होगा कि मैं शायद ही ऐसे कोई प्रश्न है जिसका मैंने कोई जवाब ना दिया हो। तो मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं एक एक प्रश्न का जवाब दूँ। मैं भी सीख ही रहा हूँ, और अगर आपके कोई जो प्रश्न आते हैं, आपका जो फीडबैक आता है, उससे मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिलता है। तो ये ज्ञान है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बस यही उम्मीद है कि आपकी तरफ से भी कोई ऐसे सजेशंस आएँ, ऐसे कोई सुझाव आएँ जिससे मुझे भी कुछ सीखने मिलेगा। क्योंकि देखिए, ये एक बहुत ही छोटे स्तर पर मैंने प्रयोग किया हुआ है, और इस प्रयोग का जो भी नतीजा होगा, चाहे मेरे को सफलता मिले चाहे असफलता मिले, मैं उस दोनों कंडीशन में आपको इसका रिज़ल्ट ज़रूर बताऊंगा, चाहे वो सक्सेसफुल हो या ना हो। कोशिश बस यही है कि इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरह से एक व्यवहारिक तौर पे, एक प्रैक्टिकल तौर पे इसमें क्या परेशानियां आती हैं वो मैं आपके सामने लेके आना चाह रहा था। यही मेरा एक उद्देश्य था। कई किसान साथियों ने पूछा कि हमने मल्टीलेयर फार्मिंग में पोषण और कीटनाशक के तौर पर क्या उपयोग किया है। पोषण के तौर पर हमने इसमें जीवामृत का स्प्रे किया, और जो सिंचाई के साथ हमने जीवामृत पानी के साथ चलाया, और कीटनाशक के तौर पर
मिट्टी का स्प्रे हमने इसमें किया। CVR तकनीक के द्वारा जो मिट्टी का स्प्रे है उसका हमने इसमें प्रयोग किया है। जो किसान साथी CVR तकनीक के बारे में जानना चाहते हैं, मिट्टी के स्प्रे के बारे में जानना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो को आप देख सकते हैं और CVR तकनीक के बारे में जान सकते हैं। CVR तकनीक के वीडियो का लिंक ऊपर आई कार्ड में भी दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। ये जो हमने स्प्रे किया है, महीने में हमने 2 बार जीवामृत का स्प्रे और 2 बार मिट्टी का स्प्रे किया है कीटनाशक के तौर पे। ये प्राकृतिक खेती का ही कमाल है कि आप पत्तों की शाइनिंग देखिए, उसकी चमक देखिए। पत्ते पूरी तरीके से बेदाग हैं, कोई भी रोग का लक्षण इसमें नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ जीवामृत, मिट्टी का स्प्रे और प्राकृतिक खेती का कमाल है। तो किसान साथियों, बस यही था आज के लिए। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर किसान साथी तक ये वीडियो पहुंच सके और उनको भी हो सकता है शायद कुछ इससे लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना ही ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद हमको बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।